हेलो एवरीवन, वंस अगेन मोस्ट वेलकम टू करंटनॉमिक्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं अभिषेक जैन और आज हम डिस्कस करेंगे 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारी वीकली करंट अफेयर्स की एमसीक्यू सीरीज़ का काफ़ी महत्वपूर्ण पार्ट है। और यहाँ पर हम आज पार्ट 1 कवर करेंगे, पार्ट 2 हम कल कवर करेंगे। आप हमें यूट्यूब, टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर विजिबल है। पहले एक बार आंसर देखने से पहले अपना आंसर यहाँ पर आप जरूर करेंगे। सो फर्स्ट आपके लिए है, विच नेशनल पार्क हैज़ लॉन्च्ड अ 2-year कंजर्वेशन प्रोजेक्ट फॉर फिशिंग किट्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल पार्क से, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो आपको ये न्यूज़ दिखाता हूँ मैं। ये न्यूज़ हमने कहाँ से कलेक्ट करी है, आप देखोगे। दिस इज़ द फिशिंग केट। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको फिशिंग केट के नाम से जाना जाता है। और बेसिकली इसको कंजर्व करने के लिए, इसकी अवेयरनेस फैलाने के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया उड़ीसा गवर्नमेंट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। तो आप यहाँ पर रीड कर सकते हैं, उड़ीसा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज़ स्टार्टेड अ 2-year कंजर्वेशन प्रोजेक्ट फॉर फिशिंग किट्स। कौन से नेशनल पार्क में? भीतरकनिका नेशनल पार्क इन केंद्रापारा डिस्ट्रिक्ट। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा नेशनल पार्क है, भीतरकनिका नेशनल पार्क इन उड़ीसा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, जो ये आपकी फिशिंग केट्स है उसको आईयूसीएन, आईयूसीएन की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। आईयूसीएन में जो रेड लिस्ट आती है उसमें इसमें किस कैटेगरी में सम्मिलित किया गया है? एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर। ये भी ध्यान रखना है, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। इसका मतलब क्या है? इसको काफ़ी ज़्यादा थ्रेट है, इसकी पॉपुलेशन लगातार डिक्लाइन होती देखी जा रही है। साथ में आप देखोगे इस प्रोजेक्ट को फंड किया गया है ओडिशा के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। और ये जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है क्यों स्टार्ट किया गया है? बेसिकली लोगों में इस स्पेसीज़ के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए, इसके कंजर्वेशन को बढ़ावा देने के लिए। साथ में एक और महत्वपूर्ण चीज़ आप ध्यान रखोगे, ये जो हमारी फिशिंग केट है उसको जो हमारी साइट्स है, साइट्स की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पेसीज़। तो बेसिकली उसके अपेंडिक्स 2 के अंदर आर्टिकल 4 के तहत इसको सम्मिलित किया गया है। तथा भारत का जो आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है उसके फर्स्ट शेड्यूल के अंदर इसको सम्मिलित किया गया है, ताकि बेसिकली इसकी पोचिंग पर रोक लगाई जा सके और जो भी इनका शिकार करता है उसको मैक्सिमम पेनल्टी और मैक्सिमम सज़ा का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दिस टॉपिक्स आपका एनवायरनमेंट वाला, और एनवायरनमेंट में भी स्पेसिफिक पार्ट आपका नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से आता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में एक आंसर करके मुझे बताना है, उड़ीसा के जो भी नेशनल पार्क है, ठीक है, या उड़ीसा की जो भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है उनको आपको नॉर्थ टू साउथ अरेंज करना है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपको 3 को अरेंज करना है, भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क और आपका चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आपको कमेंट में बताना है इनको नॉर्थ टू साउथ के क्रम में व्यवस्थित करना है। घर जाकर आप उड़ीसा का मैप देखोगे, उसके अंदर वहाँ के नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखना, देन आपको ये आंसर करना है। अभी आंसर क्या हो जाएगा इसका हमारा? इसका आंसर हो जाएगा आपका भीतरकनिका नेशनल पार्क। कौन से नेशनल पार्क के द्वारा? भीतरकनिका नेशनल पार्क। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाइए आप। सेकंड क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी वीडियो मैं बना चुका हूँ। हमारी जो वीडियो थी जहाँ पर हमने बात करी थी कोरोना के बाद G4 वायरस अगली महामारी का रूप ले सकता है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वो जो हमारी 5 मिनट बूस्टर डोज है, पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अभी फटाफट से आंसर कीजिए आप। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट न्यू स्वाइन फ्लू स्ट्रेन। स्वाइन फ्लू का क्या था आपका? H1N1। ठीक है, न्यू स्वाइन फ्लू स्ट्रेन विद पेंडेमिक पोटेंशियल। पहला स्टेटमेंट है, इट इज कोल्ड G4EA-H1N1। सेकेंड, इट इज डिस्कवर्ड इन पिग्स बाय रिसर्चर्स। थर्ड, इट हैड ऑल द एसेंशियल हॉलमार्क टू इन्फेक्ट ह्यूमंस। हिंदी में बता देता हूँ, इसके पास वो सारी की सारी क्वालिटीज़ है या सारी की सारी वो क्लासिफिकेशन है जो बेसिकली मानवों को भी संक्रमित कर सकती है। दूसरा बता दिया, इसकी खोज किसमें की गई? रिसर्चर्स के द्वारा पिग्स में यह वायरस पाया गया। आपको बताना है निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आपको एक इमेज दिखाता हूँ जिसके थ्रू आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। आप देखोगे, अगर आप इस इमेज को देख कर पाते हो तो आप देखोगे जो अभी एक रिसर्च हुई थी, रिसर्च किस में पब्लिश हुई थी? आपकी एक स्टडी पब्लिश की गई थी यूएस साइंस जर्नल PNAS के माध्यम से, जिसमें बताया गया एक नया टाइप का स्ट्रेन, नया टाइप का जेनेटिक चेंजेस देखा गया है H1N1 वायरस के
में उस H1N1 वायरस में जो जेनेटिक चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से एक नया नाम, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं G4 वायरस, ये जो इसके सैंपल इकट्ठे किए गए, ये पिग्स से सैंपल लिए गए और बेसिकली वो सारे वर्कर्स जो पिग इंडस्ट्री में काम करते हैं उन लोगों तक भी ये संक्रमण पहुंच चुका है। लगभग 10% वर्कर्स है जो स्वाइन इंडस्ट्री या पिग इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, उन तक ये इन्फेक्शन पहुंच चुका है। और ऐसी काफ़ी सारी रिसर्च में बोला गया इसके पास पोटेंशियल है, ये ह्यूमन टू ह्यूमन भी ट्रांसफ़र हो सकता है, लेकिन अभी तक एक भी केस इसका नहीं आया है। तो आप फटाफट से इसका आंसर कर दीजिए। पहला बिल्कुल करेक्ट है, दूसरा भी बिल्कुल करेक्ट है और तीसरा भी बिल्कुल करेक्ट है। आंसर क्या हो जाएगा? डी। 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। ठीक है, इसके पूरे डिटेल डिस्क्रिप्शन के लिए जो हमारी वीडियो है 5 मिनट सीरीज वाली, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, जरूर देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर अभी हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये न्यूज़ अभी PIB पर रिलीज हुई थी, जहां से हम आपको बताएंगे। तो आप पढ़ो इस स्टेटमेंट को। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट UAPA। ठीक है, आपको बताना है इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है इट वॉज इनेक्टेड इन 2004 एंड वॉज अमेंडेड इन 2008 एंड 2013। ठीक है, इसको बनाया कब गया? 2004 में, और अमेंड कब किया गया? 2008 और 2013 के अंदर। दूसरा स्टेटमेंट बोला गया है रिसेंटली होम मिनिस्ट्री डेजिग्नेटेड 9 मोर इंडिविजुअल्स एज ए टेररिस्ट अंडर UAPA। इस एक्ट के थ्रू, इस एक्ट में के थ्रू बेसिकली अभी हमारी होम मिनिस्ट्री ने 9 नए लोगों को एज ए टेररिस्ट डिक्लेयर किया है। तीसरा स्टेटमेंट, रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस had raised concern that the law could be misused against political opponents and civil society activists। अभी यूनाइटेड नेशंस ने यहाँ पर मुद्दा उठाया है कि इस लॉ का मिसयूज़ किया जा सकता है किसके अगेंस्ट में? अपने जो राजनीतिक विरोधी है और आपके जो सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट है उनके विरोध में यूज़ किया जा सकता है। आपको बताना है निम्न में से कौन सा करेक्ट है। थोड़ी सी न्यूज़ मैं आपको यहाँ पर PIB के दिखाता हूँ ताकि सारी की सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। ये न्यूज़ रिलीज़ हुई थी, PIB की न्यूज़ है, आप देख सकते हो, बाय PIB दिल्ली। जुलाई 1 को ये न्यूज़ हमें रिलीज़ हुई थी। तो आप देखोगे इस न्यूज़ में बताया गया, पहली बात देखना, अंडर द स्ट्रॉन्ग एंड आयरन विल्ड लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर द सेंट्रल गवर्नमेंट हैड अमेंडेड द अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट 1967। ध्यान रखना, ये बना कब था? 1967 के अंदर, और इसको अभी अगस्त 2019 में भी क्या किया गया था? संशोधित किया गया था। ध्यान से समझना। तो आपका जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। क्यों? बेसिकली इस एक्ट को बनाया कब गया था? 1967 के अंदर। इसका संशोधन 2004 में भी हुआ है, 8 में भी हुआ है, 13 में भी हुआ है, और अभी हाल में 19 में भी इसमें संशोधन किया गया है। तो पहला स्टेटमेंट इसलिए गलत है क्योंकि ये बनाया 1967 के अंदर गया था। साथ में आप देखोगे अगस्त 2019 के अंदर जो संशोधन किया गया उसमें क्या बोला गया? टू इंक्लूड द प्रोविजन ऑफ डेजिग्नेटिंग एन इंडिविजुअल एज ए टेररिस्ट। उसमें संशोधन करके ये बोला गया अब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को भी इस एक्ट के तहत आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। इससे पहले किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को आतंकवादी घोषित नहीं किया जा सकता था, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन को ही आतंकवादी घोषित किया जा सकता था। पढ़ सकते हो, प्रायर टू दिस अमेंडमेंट ओनली ऑर्गेनाइजेशंस कुड बी डेजिग्नेटेड एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होगी, जिससे आप पता लगा पाओगे कि अब भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है। और अभी हाल ही में कितने लोगों को किया गया? 9 लोगों को। आप देखोगे इससे पहले जब सितंबर में ये अमेंडमेंट किया गया था तब आप देखोगे मौलाना मसूद अजहर, हाफिज सईद और जाकिर उर रहमान लखवी को और दाऊद इब्राहिम को बेसिकली भारत सरकार ने क्या घोषित किया था? एज ए टेररिस्ट यहाँ पर घोषित किया गया था। और अभी हाल ही के अंदर जो 1 जुलाई को न्यूज़ आई है उसमें 9 नए लोगों को भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा आतंकवादी करार दिया गया है। नाम आप पढ़ सकते हो, वाधवा सिंह बब्बर पाकिस्तान, लखबीर सिंह, रणजीत सिंह, ठीक है, सारे के सारे नाम दिए हुए हैं, परमजीत सिंह, भूपिंदर सिंह, गुरमीत सिंह बग्गा, गुरपवत सिंह पन्नम, हरदीप सिंह निज्जर, परमजीत सिंह, इन 9 लोगों को अभी हाल ही में हमारे गृह मंत्रालय द्वारा क्या दिया गया है? इनको टेररिस्ट करार दिया गया। फटाफट से क्वेश्चन देख लीजिए। पहला गलत हो गया क्योंकि 1967 में बना था, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और तीसरा स्टेटमेंट गलत है। ध्यान रखना, इस लॉ पर हमारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी। इस पर प्रतिक्रिया किसने दी थी? हमारी जो इंडिया की अपोजिशन पार्टीज़ है उन्होंने इस पर प्रतिक्रिया दी थी और बोला था कि अपोजिशन पार्टीज़ के ग्रुप ने बोला कि ये जो एक्ट में संशोधन किया गया है इसका फ़ायदा बेसिकली जो रूलिंग पार्टी है वो किसके अगेंस्ट ले सकती है? अपने राजनीतिक विरोधियों के और सिविल सोसाइटी एक्टिविस्ट के। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत क्यों है? यूनाइटेड नेशंस ने कुछ भी नहीं बोला है। आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 2, बी इज़ द करेक्ट आंसर। फटाफट से आगे बढ़ते हैं अब।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया, विच मिनिस्ट्री हैज़ रिकॉन्स्टिट्यूटेड द सेंट्रल जू अथॉरिटी। किस मिनिस्ट्री के द्वारा सेंट्रल जू अथॉरिटी को अभी हाल ही में वापस से रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया। चारों मिनिस्ट्रीज आपके सामने दी गई है, एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, हाउसिंग मिनिस्ट्री और एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्ट्री। आपको बताना है किस मिनिस्ट्री के द्वारा किया गया। तो आप देख सकते हो अभी हाल ही में एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री द्वारा, हमारे पर्यावरण मंत्रालय द्वारा सेंट्रल जू अथॉरिटी को वापस से रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ से जो पूछी जाएगी वो पूछी जाएगी, ये जो सेंट्रल जू अथॉरिटी है ये कौन सी बॉडी है। तो आपको बताना है ये स्टेटरी बॉडी है, हिंदी में बोलूँ तो सांविधिक निकाय है, संवैधानिक नहीं है, सांविधिक निकाय है। किस एक्ट के तहत आती है ये आपकी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 या वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 के तहत आती है। एक और महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपसे पूछने जा रहा हूँ, आप लोगों को कमेंट में बताना है, जो ये अथॉरिटी है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, इसका प्रेसिडेंट कौन होता है आपका सेंट्रल जू अथॉरिटी का। इसका ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हो, इसका ऑब्जेक्टिव सबसे पहली चीज़ तो हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है उसको स्ट्रेंथन करना, साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ किसके लिए, जू अथॉरिटी है। जू का मतलब आपके ये किससे रिलेट है, आपके एनिमल्स के प्रोटेक्शन को लेकर। तो आप देखोगे ये नियम बनाएगी किसके लिए, हेल्थ केयर ऑफ एनिमल्स इन इंडियन जू। जितने भी हमारे चिड़िया अजायब घर होते हैं, चिड़ियाघर होते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं उनके हेल्थ स्टैंडर्ड को लेकर जो भी रिक्वायरमेंट्स होगी वो कौन बनाएगी, आपकी सेंट्रल जू अथॉरिटी ही बनाएगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और साथ में आप देखोगे द अथॉरिटी लेज डाउन गाइडलाइंस एंड प्रिस्क्राइब्स रूल्स अंडर विच एनिमल्स में बी ट्रांसफर्ड अमोंग जूज नेशनली और इंटरनेशनली। आपने देखा होगा एक जू से दूसरे जू में जब किसी भी एनिमल का ट्रांसफ़र किया जाता है तो किसकी गाइडलाइंस के थ्रू होता है, वो सेंट्रल जू अथॉरिटी की गाइडलाइंस के थ्रू ये सारी चीज़ें होती है। तो आपको ध्यान रखना है। तो ये सब चीज़ें ध्यान रहेगी आपको जो भी क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, ठीक है। तो फटाफट से आप इसका आंसर कर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन है आपका इंडियन रेलवे से। आपको बताना है स्टेटमेंट 1, द दिल्ली लखनऊ तेजस इज़ द फर्स्ट प्राइवेट सेमी हाई स्पीड ट्रेन दैट इज़ ऑपरेटेड बाय इंडियन रेलवेज। अभी बेसिकली पहली प्राइवेट ट्रेन जिसका नाम तेजस रखा गया है दिल्ली लखनऊ पर चलाई गई है इंडियन रेलवेज के द्वारा, ऐसा स्टेटमेंट 1 ने बोला है। स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है, द रेलवेज किक स्टार्टेड द प्रोसेस टू अलाउ प्राइवेट प्लेयर्स टू ऑपरेट सर्टेन ट्रेन्स ऑन इट्स नेटवर्क बाय इन्वाइटिंग रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशंस। सिंपल सी चीज़ है, रेलवे ने यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट किया है। अब जो ट्रेनें ऑपरेट की जा रही है उसमें प्राइवेट प्लेयर्स को भी यहाँ पर रोल दिया जा रहा है। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। एक बार आप यहाँ पर न्यूज़ देखिए। न्यूज़ है अभी आपकी, उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने बेसिकली हमारी कंट्री की पहली, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंट्री की पहली प्राइवेट सेमी हाई स्पीड ट्रेन जिसका नाम रखा गया है तेजस एक्सप्रेस, ठीक है। कहाँ से कहाँ चलेगी आपकी, लखनऊ से लेकर दिल्ली तक। हर वीक में 6 दिन चलेगी। वीक में कितने दिन चलेगी, 6 दिन चलेगी। और ये जो कॉमर्शियल ट्रेन है वो बेसिकली सैटरडे से आपकी स्टार्ट हो जाएगी और इसका जो जर्नी टाइम होगा वो आपका शताब्दी एक्सप्रेस से भी कम होगा जो अभी इस रूट पर चलती है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, तेजस इंडिया की पहली प्राइवेट ट्रेन होगी जो IRCTC के द्वारा रन की जा रही है। तो ध्यान रखना ये चीज़ हम आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है, आपका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। इसलिए करेक्ट है, पहली प्राइवेट ट्रेन है जो बेसिकली चलाई यहाँ पर जा रही है लखनऊ टू दिल्ली। रूट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बढ़ सकते हैं। आप देख सकते हो जो तेजस एक्सप्रेस है सारी की सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ आपको मिलेगी। आपको यहाँ पर सारा का सारा AC कोचेज होंगे, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, CCTV कैमराज, बायो टॉयलेट्स, LED TV, ऑटोमेटिक डोर्स, सबकी सब पूरी की पूरी मॉडर्नाइज चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी। आप डायग्राम देख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण है ये हमारे लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन बढ़ते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम से, जो हमने आत्मनिर्भर भारत में हमने बात की थी। इसीलिए मैं बोलता हूँ सारी की सारी सीरीज़ को अच्छे से नोट्स बनाइए। हमारी आत्मनिर्भर भारत की लिंक भी हम अवेलेबल करवा देंगे, वहाँ से भी आप इसको देख सकते हो। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गिवन है, अंडर द 20 लाख करोड़ रुपी इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज द PM हैड अनाउंस्ड द स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम ऑफ 30,000 करोड़ रुपी। सिंपल सी चीज़ है, 20 लाख करोड़ रुपए का जो हमारा इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज था उसमें से 30,000 करोड़ रुपए किसके लिए रखे गए हैं, स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम के लिए, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्ट्री SBI केप यूनिट
वुड सेटअप ए स्पेशल पर्पज़ व्हीकल। स्पेशल पर्पज़ व्हीकल का मतलब किसी पर्टिकुलर कार्य के लिए आप कोई भी चीज़ जब डेजिग्नेट करते हो दैट इज़ नोन एज स्पेशल पर्पज़ व्हीकल। स्पेशल पर्पज़ व्हीकल का काम होता है जिस कार्य के लिए उसको निर्धारण किया गया है वो काम कंप्लीट करते हैं, उसका काम वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। किसके लिए? आपके NBFC और HFCs को यहाँ पर असिस्ट करने के लिए, उनके लिक्विडिटी को बढ़ावा देने के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। सबसे सिंपल चीज़ आप देखोगे अकॉर्डिंग टू RBI। अब आपने देखा होगा क्वेश्चन में यही चीज़ आपने देखने को मिली होगी, यहाँ पर लिखा था अकॉर्डिंग टू फाइनेंस मिनिस्ट्री। तो आप देख सकते हो कितनी छोटी छोटी चीज़ें आपका आंसर गलत करवा सकती है। तो आप देखोगे ये जो लॉन्च किया गया है अकॉर्डिंग टू RBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडियाज SBI केप यूनिट would set up a special purpose vehicle to assist NBFCs and HFCs to improve their liquidity among the central's approval। और दूसरी चीज़ टू बी एलिजिबल अंडर द स्कीम RBI ने काफ़ी सारी कंडीशंस यहाँ पर पुट डाउन करी है। वो कंडीशंस आप एक बार देख सकते हैं जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक्ट 1934 के तहत वो सारी की सारी यहाँ पर डाली गई है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है जो आपकी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज़ है, आपके जो छोटे छोटे माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस है, उनके अंदर लिक्विडिटी को बढ़ाना, ज़्यादा से ज़्यादा मनी सप्लाई वहाँ तक पहुँचाना ताकि उनका जो वर्किंग प्रोसीजर है वो ईजिली वहाँ पर वर्क कर सके और मार्केट के अंदर वो लिक्विडिटी बढ़ाने में काफ़ी अहम रोल प्ले कर सके। तो आपको बता देता हूँ ये सब लोगों को पता है 20 लाख करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया गया था, उसमें 30,000 करोड़ रुपए किसके लिए थे? आपके स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम के लिए। बिल्कुल सही है। दूसरा इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ फाइनेंस मिनिस्ट्री की जगह क्या आएगा? RBI के द्वारा। तो ओनली वन आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सब लोगों को समझ में आना चाहिए ये सारी चीज़ें। इसकी और भी डिटेल्स यहाँ पर हमने प्रोवाइड करवा दी है कि बेसिकली कितना % पे यहाँ पर किया गया है, किस टाइप से नेट प्रॉफिट उनका एक्सलरेट होगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ पे आ जाइए। अब क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर लिखा हुआ है विच मिनिस्ट्री हैज़ डायरेक्टेड अ बैन ऑन चाइनीज़। 59 अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा और इसका वीडियो भी हमारा अवेलेबल है, अक्षिता मैम के द्वारा वीडियो बनाया गया था जहाँ पर हमने बात की थी इंडो चाइना रिलेशंस की और स्पेशली हमने डेजिग्नेट किया था जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 59 चाइनीज़ ऐप को बैन किया गया है। तो आप देखोगे यहाँ पर क्वेश्चन है ये जो 59 चाइनीज़ स्मार्टफोन एप्लीकेशंस पर जो बैन लगाया गया था किस मंत्रालय द्वारा है, किस मिनिस्ट्री द्वारा लगाया गया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आपको बताना है तो वीडियो भी ज़रूर देखें साथ में। इसीलिए हमने वीक में जो हमारा 5 मिनट बूस्टर स्टार्ट किया है ताकि आप सारी चीज़ों को इजीली कोरिलेट यहाँ पर कर पाए। तो आप देख सकते हो गवर्नमेंट ने बोला यहाँ पर गवर्नमेंट सेड द एप्लीकेशंस आर एंगेज्ड इन एक्टिविटीज़। बेसिकली सिंपल सी चीज़ है, भारत की संप्रभुता और भारत की अखंडता और भारत को सुरक्षा और रक्षा की दृष्टि से और भी ज़्यादा एम्पावर करने के लिए भारत सरकार के द्वारा 59 चाइनीज़ ऐप पर बैन लगाया गया था। ये बैन किसके तहत लगाया गया था? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एग्जाम में पूछी जा सकती है। बैन हैज़ बीन इम्पोज अंडर सेक्शन 69A ऑफ IT एक्ट। ध्यान रखना है IT एक्ट के ये जो सेक्शन 69 है काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो IT एक्ट के सेक्शन 69A के तहत इन सारे एप्लीकेशंस पर बैन लगाया गया था। और मिनिस्ट्री कौन सी थी? मिनिस्ट्री भी आपको ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसका आंसर हो जाएगा आपका मेती। शॉर्ट में इसको हम क्या बोलते हैं? मेती भी बोलते हैं, जिसके द्वारा बैन लगाया गया था। तो दो चीज़ें ध्यान रखनी है, IT एक्ट 69A के तहत और बेसिकली किस मिनिस्ट्री के द्वारा? आपका इन्फॉर्मेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके द्वारा लगाया गया था। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑल्सो साइटेड कंप्लेंट्स अबाउट डेटा ऑन इंडियन यूजर्स बीइंग ट्रांसफर्ड अब्रॉड विदाउट ऑथराइजेशन। यहाँ पर डेटा ब्रीच की भी बात की गई थी कि हमारे डेटा का काफ़ी ज़्यादा ब्रीच किया जा रहा है, बिना हमारी परमिशन के डेटा को विदेशों में भेजा जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 पे आएंगे सब लोग। विच स्टेट हैव एडेड 2 स्पेसीज टू इंडियाज एक्सपेंडिंग लिस्ट ऑफ बटरफ्लाइज। ये क्वेश्चन है आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड, स्पेशली आपकी बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। किस स्टेट के द्वारा, किस राज्य के द्वारा अभी हाल ही में 2 बटरफ्लाई मतलब आपकी तितलियाँ, 2 तितलियों की नई स्पेसीज को यहाँ पर जोड़ा गया है? आपको बताना है। फर्स्ट वन इज आसाम, सेकंड वन इज अरुणाचल, थर्ड वन इज केरला एंड फोर्थ वन इज मणिपुर। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखोगे अभी हाल ही में जो अरुणाचल प्रदेश के अंदर 2 तितलियों की नई स्पीसीज़ को यहाँ पर जोड़ा गया है। अभी प्रेजेंटली हम देखेंगे तो इंडिया के पास लगभग 1327 स्पीसीज़ है। 2015 में हमारे पास 1318 तितलियाँ की स्पीसीज़ थी। उनके नाम भी यहाँ पर लिखे हैं, स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रीक और एल्यूजिव प्रिंस। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है अभी हाल ही में किन 2 तितलियों की स्पीसीज़ को जोड़ा गया है। आप यहाँ से उनका डायग्राम भी देख सकते हो। दिस इज स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रीक
एंड सेकेंड वन इज आपकी एलिजिव प्रिंस। ठीक है, नॉर्मली याद रखना है, अरुणाचल के अंदर ऐसा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ जाइए। ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सब लोग ध्यान से पढ़ेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 रिपोर्ट। ठीक है, इस रिपोर्ट के बारे में कुछ चीज़ें हमने लिख कर दी है। इस रिपोर्ट को आप अपने मेंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। स्पेशली यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा मिसिंग वुमन। ठीक है, और आप देखोगे आप जो भी ऐसे लिखते हो उसमें ये टर्म आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। अभी आपको आंसर करना है इसका। पहला स्टेटमेंट है WHO हैज़ रिलीज्ड दिस रिपोर्ट। सेकेंड स्टेटमेंट है द रिपोर्ट एग्जामिन्स द इश्यू ऑफ मिसिंग वुमन बाय स्टडिंग सेक्स रेशियो इम्बैलेंसेज एट बर्थ एज अ रिजल्ट ऑफ जेंडर बाइज्ड सेक्स सिलेक्शन। थर्ड दिया गया है 1 in 3 गर्ल्स मिसिंग ग्लोबली ड्यू टू सेक्स सिलेक्शन बोथ प्री एंड पोस्ट नेटल इज फ्रॉम इंडिया 46 मिलियन आउट ऑफ टोटल 142 मिलियन। पहले ये क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, हिंदी में मैं अच्छे से आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, इस क्वेश्चन को हम एक्सप्लेनेशन के थ्रू समझते हैं। सबसे पहली चीज़ तो इसका जो पहला स्टेटमेंट था, ये जो रिपोर्ट रिलीज़ की गई है जिसका नाम है स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन 2020 रिपोर्ट, ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के द्वारा। मतलब पहला स्टेटमेंट इसका गलत है, WHO ने रिलीज़ नहीं की है। किसने रिलीज़ की है आपकी ये रिपोर्ट? ये रिपोर्ट रिलीज़ की है यूनाइटेड नेशंस का पॉपुलेशन फंड, जिसको हम UNFPA के नाम से जानते हैं। इस रिपोर्ट का टाइटल क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइटल है, इसको आप आंसर्स में यूज़ कर सकते हो। क्या बोलता है? अगेंस्ट माई विल डिफाइंग द प्रैक्टिसेस दैट हार्म वुमेन एंड गर्ल्स अंडरमाइन इक्वालिटी। ये रिपोर्ट बेसिकली जो मिसिंग वुमन का कॉन्सेप्ट है, ये इस चीज़ पर आधारित है। आपने देखा होगा आजकल इतनी सारी सेक्स सिलेक्शन टेक्निक्स होती है, उसके माध्यम से पता लगाया जा सकता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लिंग निर्धारण करना। और लिंग निर्धारण के बाद काफ़ी सारी, जब उनको पता लगता है कि पेट के अंदर क्या है, गर्ल है, तो उसकी वहाँ पर क्या कर दी जाती है, उसकी हत्या वहाँ पर कर दी जाती है, अबॉर्शन वहाँ पर करवा लिया जाता है, जिसकी वजह से जो गर्ल्स पैदा होने वाली होती है उनका बर्थ ही नहीं हो पाता, उनका वहाँ पर अबॉर्शन हो जाता है। इसीलिए आप सेकंड स्टेटमेंट आप पढ़ोगे तो सेकंड स्टेटमेंट ने यही बोला है, द रिपोर्ट एग्जामिन्स द इश्यू ऑफ मिसिंग वुमन। मिसिंग वुमन का मतलब जो लड़कियाँ जिनका बर्थ होना चाहिए था बट अबॉर्शन की वजह से उनका बर्थ नहीं हो पाया। इश्यू ऑफ मिसिंग वुमन बाय स्टडिंग सेक्स रेशियो इम्बैलेंसेस, क्यों इतना ज़्यादा मेल और फीमेल का सेक्स रेशियो में इम्बैलेंस है एज ए रिजल्ट ऑफ जेंडर बाइज्ड सेक्स सिलेक्शन। जेंडर बाइज्ड सेक्स सिलेक्शन का मतलब हर को क्या चाहिए, लड़का वहाँ पर चाहिए, जिसकी वजह से अबॉर्शन वाला, सेक्स सिलेक्शन वाला काफ़ी ज़्यादा पैरामीटर होता है, जिसकी वजह से टर्म आती है आपकी मिसिंग वुमन कॉन्सेप्ट। ठीक है, और तीसरी चीज़ यहाँ पर बोला गया है भारत के अंदर काफ़ी ज़्यादा है। टोटल वर्ल्ड के अंदर 142 मिलियन है, तो उसमें से 46 मिलियन आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? भारत के अंदर देखने को मिलेगा। अब आप एक बार इसको देखिए ताकि आपको पता लग जाएगा। और आप देखोगे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजेंसी ने बताया कि जो नंबर ऑफ मिसिंग वुमन है हैज़ मोर देन डबल ओवर द पास्ट 50 ईयर। लगभग पिछले 50 सालों के अंदर ये जो नंबर है वो बढ़कर डबल हो गया है। कैसे? 1970 के अंदर मिसिंग वुमन का रेशियो 61 मिलियन था और वही 2020 में बढ़कर 142 मिलियन हो चुका है। और उसमें से अगर आप भारत का देखोगे, लगभग भारत का 45.8 मिलियन है 142 मिलियन में से। मतलब 142 मिलियन अगर मिसिंग वुमन है और उसमें से 45 मिलियन कहाँ पर है? भारत में है। तो मिसिंग वुमन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन भी लिखी है। मिसिंग वुमेन्स आर वुमन मिसिंग फ्रॉम द पॉपुलेशन एट गिवन डेट्स ड्यू टू क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ पोस्टनेटल। पोस्टनेटल मतलब कई बार तो बर्थ के बाद भी ऐसा किया जाता है, और कई बार तो प्रीनेटल मतलब उसका जन्म से पहले ही उसको वहाँ पर मार दिया जाता है। जो सेक्स सिलेक्शन होता है उसकी वजह से जो वुमन का बर्थ होने वाला होता है वो नहीं हो पाता। ये क्वेश्चन इसलिए मैंने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। पहला गलत है, WHO की जगह आएगा यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। दूसरा बिल्कुल सही है और तीसरा बिल्कुल सही है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका? B, 2 and 3 is 1 करेक्ट। ठीक है, लगभग भारत का कितना है? 46 मिलियन, 45.8 है, 46 मिलियन लगभग आप यहाँ पर सही मानोगे। ठीक है, और वर्ल्ड का मैंने आपको बता दिया लगभग 142.6 मिलियन है, जिसको हम मिसिंग वुमन के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी, आपको पता है कुछ दिन पहले हम सब लोगों से रूबरू हुए थे, तो वहाँ पर उन्होंने एक योजना के बारे में बात की थी जिसका उन्होंने एक्सटेंशन किया था। तो आपको बताना है स्टेटमेंट 1 में, द फ्री ग्रेन डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम अंडर द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना
विल बी एक्सटेंडेड बाई 5 मंथ्स टिल द एंड ऑफ नवंबर 2020। कब तक के उसके लिए उसको बढ़ा दिया गया है? अगले 5 मंथ के लिए नवंबर 2020 तक उस योजना को बढ़ा दिया गया है, जो हमारी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना थी। दूसरा स्टेटमेंट आप देखोगे, द स्कीम वॉज अनाउंस्ड फॉर ए 3 मंथ पीरियड एंडिंग जून 1 2020। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट लिखा गया है कि अनाउंस की गई थी 3 महीने के पीरियड के लिए, जो 1 जून को समाप्त हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर लिखा गया है, स्कीम कवर्स 50 करोड़ राशन कार्ड होल्डर्स। कितने करोड़ राशन कार्ड होल्डर्स को कवर करेगी? 50 करोड़, लगभग 1/3 ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन का। आपको यहाँ पर बताना है निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सही नहीं बताना, आपको बताना है निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, फटाफट से आप इसके बारे में देख लीजिए। पहली चीज़ तो अभी हाल ही में जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया था तो उन्होंने बोला कि जो हमारी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना है उसको अगले 5 महीनों के लिए हम एक्सटेंड कर देंगे, नवंबर 2020 तक चलेगी। उसके लिए उन्होंने एडिशनल बजट कितना? 90,000 करोड़। 60,000 करोड़ तो पहले आ चुका है, ठीक है, पिछले 3 महीने के लिए, अगले 5 महीनों के लिए 90,000 करोड़ है। लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का हमारा जो प्रोजेक्ट है या जो इस स्कीम पर आवंटन किया गया है। अब इस स्कीम के तहत आप लोगों को पता है 5 केजी तो आपको क्या मिलता है, या तो राइस या वीट, जो भी आप लेना चाहो पर मेंबर। साथ में 1 किलो आपको दाल वहाँ पर मिलेगी, स्पेशली चना के बारे में यहाँ पर बोला गया है, जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाएगी। साथ में हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि हम बढ़ रहे हैं 1 नेशन 1 राशन कार्ड की तरफ, जो कि बेसिकली हर उस आदमी को बेनिफिट देगा जो बेसिकली अपने स्टेट के बाहर काम कर रहा है, उसका राशन कार्ड किसी पर्टिकुलर स्टेट का है जबकि वो किसी दूसरे स्टेट में वर्क कर रहा है। अब पूरी कंट्री के अंदर एक राशन कार्ड वैलिड होगा। इसके लिए आप देख सकते हो जो राशन कार्ड वाली स्कीम है वो कितने लोगों को कवर करेगी? 80 करोड़ लोगों को, जो भारत की पॉपुलेशन का कितना होगा? 2/3 होगा। तो आप स्टेटमेंट देखोगे, स्टेटमेंट थर्ड आपका गलत हो गया। 50 करोड़ को नहीं, 80 करोड़ को कवर करेगी। पॉपुलेशन का लगभग हमारा कितना हो जाएगा? 2/3 पॉपुलेशन यहाँ पर कवर हो जाएगी। पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि अगले 5 महीनों के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, उसके अलावा जो आपका सेकंड स्टेटमेंट आप यहाँ पर देख सकते हो, स्कीम अनाउंस की गई थी 3 मंथ के पीरियड के लिए, जो कब एंड होने वाली थी? जून 30 को एंड होने वाली थी, जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? जून 1। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा, थर्ड भी आपका गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? इनकरेक्ट। आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, सब लोगों को क्लियर है? आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। सेकंड क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि जून 30 को ये खत्म होने वाली थी। और थर्ड क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि 50 करोड़ नहीं है, 80 करोड़ है, और 1/3 नहीं है, 2/3 हमारी पॉपुलेशन का है। तो ये स्कीम भी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, काफ़ी महत्वपूर्ण स्कीमों में से ये आती है हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम। ठीक है, ये प्रोग्राम भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, आपको बताना है इस प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, इसकी अभी वीकली रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ ए डिजीज सर्विलेंस स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन इंडिया असिस्टेड बाय WHO। ध्यान रखना, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? इनकरेक्ट पूछा है, ये बारीकी आपको ध्यान रखनी है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या दिया गया है? इट इज़ ए यूनिट अंडर नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। थर्ड दिया गया है, इसका एम क्या है? टू स्ट्रेंथन या मेंटेन अ डिसेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी बेस्ड IT इनेबल्ड डिजीज सर्विलेंस सिस्टम फॉर एपिडेमिक प्रोन डिजीजेज। एंड लास्ट में यहाँ पर दिया गया है द IDSP मतलब इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम, इश्यूज वीकली रिपोर्ट्स ऑन डिजीज आउटब्रेक अक्रॉस द कंट्री बेस्ड ऑन इट्स सर्विलेंस नेटवर्क दैट स्पेन अराउंड 600 डिस्ट्रिक्ट्स। अब मैं आपको बताता हूँ इस प्रोग्राम से आपको क्या क्या चीज़ें सीखनी है। ठीक है, आप एक बार डिस्क्रिप्शन देखिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ये न्यूज़ में इसलिए रहा, अभी PIB पर इसकी वीकली रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। तो आप देखोगे जो हमारा इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम बेसिकली 2004 में लॉन्च किया गया था। किसकी सहायता से? वर्ल्ड बैंक की सहायता से। तो आपको पहला स्टेटमेंट ही गलत मिल जाएगा, WHO की सहायता से नहीं है, वर्ल्ड बैंक की सहायता से है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ बिल्कुल सही है, बट किसकी सहायता से? ये वर्ल्ड बैंक की सहायता से। ठीक है, प्रोग्राम कंटिन्यूज रहा हमारा। जो 12th 5 ईयर प्लान था 2012 से 2017, उसका बजट भी यहाँ पर दिया गया है। और इसका एम क्या दिया गया? एम दिया गया जो हमारा सर्विलेंस है, किसके लिए? हमारा डिजीजेस के लिए जो सर्विलेंस है, जो भी हमारी संक्रमित बीमारियां होती है, जैसे भी अभी हमारा कोविड-19 चल रहा है, उसके लिए हमें कैसे रेस्पॉन्ड करना है, किस प्रकार से इस आउटब्रेक को बचाने से रोकना है, उसके लिए ये आपका वर्क करता है और वीकली बेसिस पे अपनी रिपोर्ट निकालता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, पहला गलत हो गया, दूसरा बिल्कुल सही है, तीसरा सही है, चौथा सही है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोग्राम के बारे में भी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर 2012 से 2017 में भी ये चला था, 2004 में चालू हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपन बढ़ते हैं, इसका एम भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हो।
ठीक है, जो वहाँ पर क्वेश्चन में लिखा हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इसके कंपोनेंट्स भी अलग अलग दिए हुए हैं। ठीक है, अब आप देखोगे ये भी मैं कवर कर चुका हूँ। ये कल ही हमारा वीडियो आया था जहाँ पर हमने बात की थी जो चाइना के द्वारा न्यू सिक्योरिटी लॉ बनाया गया है किस कंट्री पे, ये आंसर आपको करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, चाइनाज पार्लियामेंट पास्ड नेशनल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन फॉर विच पर्टिकुलर प्लेस या फॉर विच पर्टिकुलर कंट्री, हांगकांग, ताइवान, साउथ चाइना सी और गलवान वैली। ठीक है, और इसका जो डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन वाला वीडियो है जहाँ पर हमने हर एक चीज़ का डिस्कशन किया है, उसका लिंक भी हम अवेलेबल करवा देंगे। कल ही हमारा रिलीज़ हुआ है। किस नाम से है ये वीडियो, चाइनाज न्यू सिक्योरिटी लॉ। ठीक है, जहाँ पर हांगकांग की ऑटोनॉमी को खतरा उत्पन्न हो गया है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, हांगकांग। ठीक है, आप देख सकते हो इस लॉ का टाइटल भी लिखा हुआ है, द लॉ ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना ऑन सेफगार्डिंग नेशनल सिक्योरिटी इन द हांगकांग स्पेस। हांगकांग क्या है, चाइना का स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। उससे पहले हांगकांग किसके कंट्रोल में था, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था। 1997 में ब्रिटिशर्स ने हांगकांग को किसके कंट्रोल में दे दिया था, चाइना के कंट्रोल में एज ए स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन। तो हांगकांग को वन कंट्री टू सिस्टम्स के नाम से भी जाना जाता है। कंट्री एक है, दो सिस्टम चलते हैं, हांगकांग का खुद का और दूसरा चाइना का। डिटेल आप चीज़ें वीडियो में देख सकते हैं हमारे वीडियो में, जहाँ पर आपको पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी हम बात करेंगे, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट हाइड्रोजन सल्फाइड। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, अभी विशाखापट्टनम के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड का लीकेज हुआ था, इसलिए ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर पूछा है। ये क्वेश्चन है आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, स्पेशली आपके साइंस वाले पोर्शन में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बताना है हाइड्रोजन सल्फाइड के बारे में। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज़ अ ब्लू कलर कैल्कोजन हाइड्राइड गैस विद ए कैरेक्टरिस्टिक्स फॉल ऑर्डर। ठीक है, सेकंड लिखा गया है, इट इज़ वेरी पॉइजनस कोरोजिव एंड फ्लेमेबल, काफ़ी जहरीली है, काफ़ी कोरोजन है, मतलब सरफेसेस का कोरोजन काफ़ी ज़्यादा करती है, एंड फ्लेमेबल है, काफ़ी जल्दी आग पकड़ लेती है। सी स्टेटमेंट दिया गया है, रिसेंटली हाइड्रोजन सल्फाइड वेपर्स लीक्ड फ्रॉम द रिएक्टर ऑफ ए फार्मास्यूटिकल कंपनीज प्लांट एट सेनर लाइफ साइंसेज प्राइवेट लिमिटेड, जवाहरलाल नेहरू फार्मा सिटी इन विशाखापट्टनम। एंड फाइनल स्टेटमेंट दिया गया है, हाइड्रोजन सल्फाइड यूज्ड टू प्रोड्यूस हैवी वाटर फॉर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स। अब ये आप यहाँ से भी रिलेट कर सकते हो, अगर आपने हम पावर प्लांट का स्ट्रक्चर पढ़ा हो, ठीक है, तो वहाँ पर आपने देखा होगा हैवी वाटर के रूप में चाहे आप D2O यूज़ करते हो, हाइड्रोजन सल्फाइड यूज़ किया जाता है, तो वहाँ से भी इसको कोरिलेट कर सकते हो। तो आप देख सकते हो इसके बारे में। पहली चीज़ तो जो हाइड्रोजन सल्फाइड है कलरलेस गैस है, कोई इसका कलर नहीं होता, तो आपका पहला स्टेटमेंट वैसे ही गलत हो गया। ब्लू कलर नहीं है, ये क्या है, आपकी कलरलेस गैस है। ठीक है, दूसरी चीज़ आप देखोगे काफ़ी पॉइजनस है, काफ़ी कोरोजिव है, काफ़ी फ्लेमेबल है। इससे इस गैस के रिलीज होने से हमारी आइज़ के अंदर, नोज़ के अंदर, थ्रोट के अंदर, लंग्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा इरिटेशन उत्पन्न हो सकती है, साथ में हमारे ब्रेन सिस्टम को भी अफेक्ट कर सकती है, और फाइनली उससे लोगों की डेथ भी हो सकती है। ये जो गैस है ये डिजोल्व हो जाती है वाटर और ऑयल में, और इट में बी रिलीज्ड व्हेन दीज लिक्विड्स आर हीटेड, तब रिलीज हो सकती है। और ये वोल्केनिक गैसेस के अंदर भी आपको मिलेगी, नेचुरल गैस के अंदर भी आपको मिलेगी, साथ में इसको हैवी वाटर के रूप में भी यूज़ किया जा सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। आंसर हो जाएगा आपका ए। उसके अलावा सारे स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर इनकरेक्ट पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नमामि गंगे पर या नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा पर। आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अप्रूव्ड अ 5-year लोन टू नमामि गंगा प्रोजेक्ट वर्थ ₹3000 करोड़ टू डेवलप एंड इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट टू अबेट पोल्यूशन इन रिवर बेसिन। ये पूरा का पूरा रिवर बेसिन में पोल्यूशन में कमी लाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है 3000 करोड़ का, वो जो लोन वहाँ पर दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है। ऑप्शन है आपके सामने, वर्ल्ड बैंक, सेकंड वन इज IMF, थर्ड बैंक इज यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट जिसको USAID के नाम से जाना जाता है, और फोर्थ है आपका UNDP। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब आपको बताना है किसके द्वारा ये लोन अप्रूव किया गया है। तो आप देख सकते हो ये जो लोन अप्रूव किया गया है नमामि गंगे प्रोजेक्ट पर, ये अप्रूव किया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किसने अप्रूव किया है, तो आपने देखा होगा वर्ल्ड बैंक काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के, चाहे वो इरिगेशन हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, चाहे पॉवर्टी से रिलेटेड हो, काफ़ी ज़्यादा लोन यहाँ पर देता है। IMF को आप वैसे भी हटा सकते हैं, IMF के इतने ज़्यादा लोन नहीं होते। IMF जनरली जो लोन देता है वो इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए देता है। मैंने इसका आंसर भी बताया था, 2 रिपोर्ट्स मैंने आपको बताई थी। ठीक है, ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट जो वर्ल्ड बैंक की आती है, और ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एक ही वर्ड का डिफरेंस था, स्टेबिलिटी किसकी आती है, IMF की आती है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, वर्ल्ड बैंक के द्वारा लोन दिया गया है
है, आप देख सकते हो लगभग $400 मिलियन का लोन दिया गया है इसके लिए। किसके लिए? आपका नमामि गंगे, या इसका दूसरा नाम है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। अब आपको कमेंट करके बताना है जो नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, या इसका प्रेसिडेंट कौन है, ये आपको कमेंट करके हमारे आंसर नीचे बताना है। ठीक है, सब लोग बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए आप फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है हमारा, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारा एमजी नरेगा पर। आपने देखा होगा माइग्रेंट्स के आने की वजह से एमजी नरेगा के अंदर काफ़ी ज़्यादा वर्क फोर्स इंक्रीज हुआ है। क्वेश्चन पढ़िए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एमजी नरेगा। फर्स्ट स्टेटमेंट है, देयर हैज़ बीन अ मार्क्ड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ हाउस होल्ड्स who have been taken work under MG नरेगा in months of May and June of 2020। मई और जून के अंदर जिन लोगों ने MG नरेगा के थ्रू काम लिया है उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। सेकेंड, द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर दिस स्कीम। इस स्कीम के नोडल मिनिस्ट्री कौन है? कृषि मंत्रालय। थर्ड क्या लिखा गया है? वाइल द राइट टू वर्क इज ए लीगल राइट अंडर द MG नरेगा, बट अंडर द गरीब कल्याण रोजगार अभियान देयर इज नो सच लीगल बाइंडिंग ऑन द एडमिनिस्ट्रेशन। सिंपल सी चीज़ है, थर्ड स्टेटमेंट बोलता है कि MG नरेगा हमारा लीगल राइट है, लेकिन गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत जो काम MG नरेगा में प्रोवाइड किया जा रहा है वो लीगल राइट नहीं है, लीगल बाइंडिंग नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन पर। आपको बताना है निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर आप देखोगे स्कीम को, यू हैव राइट टू वर्क, और राइट टू वर्क आपका लीगल राइट है। किसने दिया है आपको? MG नरेगा ने दिया है, जिसमें आपको 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाया जाता है। देखो, जो 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट है आपके घर से 5 किलोमीटर की दूरी में, या आपकी एप्लीकेशन जहाँ भी आपने लगाई है उसके उस एप्लीकेशन के 15 दिन के अंदर आपको रोज़गार प्रोवाइड करवाया जाएगा लोकल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। तो सबसे पहला अगर आप स्टेटमेंट देखोगे, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, प्रवासी मजदूरों की वजह से MG नरेगा के अंदर काम करने वालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। दूसरा गलत है, ध्यान रखना, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री नहीं आती यहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर ये आता है। थर्ड स्टेटमेंट आप देखोगे, थर्ड स्टेटमेंट आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट आपका क्या है यहाँ पर सही आएगा, क्योंकि बेसिकली MG नरेगा के तहत तो लीगल राइट है, लेकिन गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत ऐसा कोई भी लीगल राइट नहीं देखा गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1 and 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दिस इज़ अवर सीरीज जहाँ पर हमने डिस्कस किया 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द वीक। आई थिंक आप लोगों को काफ़ी पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हमारे पार्ट 2।